Good morning, students. This is Manoj Pandey, and I welcome you all in our second class of What is Democracy and Why Democracy. तो आपने जैसा मुझे कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के आगे वाले पोर्शन को पढ़ाया था, आगे वाले जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ाया था। स्टार्टिंग में कुछ पोर्शंस मैं आपको नहीं समझा सका था, तो शुरुआत करते हैं हम लोग वहीं से। आपके चैप्टर की शुरुआत होती है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम डेमोक्रेसी किसको कहेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी को तो बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके चैप्टर में आगे फीचर्स को बताया गया है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात की जाए कि डेमोक्रेसी किसे कहेंगे, तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बेहतर परिभाषा हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जो कि दिया है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो परिभाषा दी डेमोक्रेसी के लिए वो है कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी क्या होता है, एक ऐसी सरकार होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म होता है जिसमें क्या होते हैं, जो जिसको गवर्नमेंट को रन करने वाले लोग भी पीपल होते हैं, यानी लोग गवर्नमेंट को रन करते हैं। गवर्नमेंट चलता मतलब गवर्नमेंट में होते कौन है, पीपल होते हैं, लोग होते हैं। और गवर्नमेंट जिनके द्वारा चलाया जाता है वो भी लोग होते हैं। और गवर्नमेंट किन के लिए चलता है, लोगों के लिए चलता है। यानी लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, लोग गवर्नमेंट को ही चलाते हैं। और गवर्नमेंट चुनी भी जाती है लोगों के द्वारा ही। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर माना जाता है डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा। लेकिन अगर सेकंड डेफिनेशन की बात की जाए, जो कि आपके बुक में बताई गई है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को लेकर के, तो वो है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है रूलिंग की जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है। लेकिन ये दोनों ही परिभाषाएं अपने आप में कहीं ना कहीं अधूरी हैं। अगर इन दोनों परिभाषाओं को समझना है, बेहतर तरीके से समझना है डेमोक्रेसी को, तो हमको इसके फीचर्स को जानना होगा। तो मैंने आपको बताया था, आपके लाइव क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके चैप्टर में डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स की बात की गई है। और इन 4 फीचर्स की बात केस स्टडीज़ के द्वारा बताई गई है। सबसे पहला फीचर तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो जो भी डिसीजन होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें पाकिस्तान का एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया था और भी काफ़ी सारे उन्होंने चेंजेस किए थे। तो क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। ये तो था फर्स्ट फीचर, मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। फिर सेकंड फीचर था कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है डेमोक्रेसी में। यानी जो भी इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होते हैं, उसमें किसी भी तरीके की धांधली नहीं होती है। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया था चाइना का और मैक्सिको का। और मैंने बताया था कि चाइना में केवल वन पार्टी, मतलब वन पार्टी डेमोक्रेसी है। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, वन पार्टी वहाँ पे रूलिंग चलती है, केवल एक ही पार्टी का शासन वहाँ पर चलता है। और दूसरा मैंने मैक्सिको को बताया था कि मैक्सिको किस तरीके से फोर्स करती है लोगों को, डिक्टेट करती है लोगों को कि आपको मुझे ही वो चुनाव में वोट देना है। तो वहाँ पर एक ही पार्टी की रूलिंग चल रही है कई सालों से, पिछले कई डेकेड से कह सकते हैं। तो ये था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का फीचर। फिर थर्ड जो फीचर था वो मैंने बताया था कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यानी एक पर्सन जो है उसका वन वोट वन वैल्यू, मतलब हर किसी को वोटिंग की राइट होगी और हर किसी के वोट की कीमत इक्वल होगी, बराबर होगी। यानी एक पर्सन की वोट की कीमत दो किसी भी पर्सन से, अन्य पर्सन से किसी भी बेस पर वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें भी 3 कंट्री का एग्जांपल दिया था मैंने। सबसे पहले सऊदी अरब का दिया था कि वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है। फिर मैंने एस्टोनिया का एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है तो वो उनके वोट डालने की राइट नहीं है, और राइट अगर मिलता है तो बहुत डिफ़िकल्टी उनको फेस करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को वोट डालने का मौका मिल पाता है। और फिर मैंने फ़िजी की बात की थी कि फ़िजी में क्या है, फ़िजी में एक तो वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, और दूसरे हैं जो इंडिया से जा कर के वहाँ पर बसे हैं, इंडियन फ़िजी हैं। तो इंडियन फ़िजी की वोट की कीमत वहाँ पर इंडिजीनियस फ़िजी से कम है। तो वहाँ पर भेदभाव होता है, यानी सबकी वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये 3 एग्जांपल दिया था, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू में। और फिर लास्ट मैंने फीचर बताया था कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। यानी जो रूलिंग चलेगा, ऐसा नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट की चलने वाली है जिसको इलेक्ट किया गया है, बल्कि जो रूल चलेगा वो चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सबके लिए एक लिमिट्स तय की गई है, गवर्नमेंट के लिए भी, कि आपको इसी लिमिट में काम करना है। और सबसे ऊपर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, ठीक है। लॉ सबसे ऊपर है। तो चाहे गवर्नमेंट हो गए, पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कोई भी अगर है हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो क्या होगा, उसको रूलिंग के अकॉर्डिंग ही, लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। फिर जो जिम्बाब्वे, इसमें जिम्बाब्वे का मैंने एग्जांपल दिया था कि जिम्बाब्वे में
जिम्बाब्वे जो था वो 1980 में वाइट माइनॉरिटी से क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके पहले क्या था, ये इंडिपेंडेंस नहीं था। यानी 1980 में, 1980 में क्या हुआ था, ये इंडिपेंडेंट हुआ था किससे, वाइट माइनॉरिटी से। उन्हीं का रूल चल रहा था उसके पहले कंट्री में। तो जो पार्टी थी जैनू पीएफ पार्टी थी, तो उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुए, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने शुरू कर दिए। कुछ इसी तरीके का काम पाकिस्तान में भी परवेज़ मुशर्रफ ने भी किया था। तो इसी तरीके का काम रॉबर्ट मुगाबे ने किया। बहुत सारे गलत प्रैक्टिसेस करने शुरू कर दिए उन्होंने। मीडिया को मीडिया पे क्या करें, बैन बैन नहीं कहेंगे, लेकिन मीडिया पे काफ़ी सारी लिमिटेशंस लगा दी। मीडिया को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मीडिया कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं दिखा सकती थी या फिर नहीं बोल सकती थी, कोई भी ऐसे न्यूज़ नहीं शो कर सकती थी, बल्कि गवर्नमेंट का पॉजिटिव साइड ही केवल मीडिया को दिखाना था। रेडियो पे और कंट्रोल, टेलीविज़न पे कंट्रोल कर लिया रॉबर्ट मुगाबे ने, यानी उनकी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया, इलीगल कर दिया गया। उनके जो राइट्स थे, जो अधिकार थे लोगों के, उसको कम कर दिए गए। अपोजिशन पार्टी पे काफ़ी बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाने लगा। जर्नलिस्ट को भी हैरेस किया जाने लगा। जो जर्नलिस्ट, जो भी पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो मतलब इस तरीके से काफ़ी सारा काम किया गया रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा। और इतना ही नहीं, रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा ये भी किया गया कि क्योंकि जुडिशरी जो होती है, हमारी जो न्यायपालिका होती है, जो न्यायालय होता है, वो फ्री होता है, वो गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करता। अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है, तो वो उसको भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे ने उनके जजों को भी फोर्स करना शुरू कर दिया कि आपको जो भी डिसीजन लेना है मेरे खिलाफ, अगर कोई भी मतलब आता है, केस आता है न्यायालय में, तो आपको मेरे साइड से ही मतलब डिसीजन देना है, मेरे पक्ष में ही वोट देना है। तो इस तरीके का काम किया था रॉबर्ट मुगाबे ने। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉ जो है वो जो रूल चला है वो लॉ का नहीं चल रहा है, और सबकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, सबके राइट्स की, सबके अधिकारों की। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये 4 फीचर्स आप लोगों को बताया गया था, आपके बुक में बताया गया था, और मैंने आपको बताया भी था। अब बात आगे करते हैं, आप देख लेते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी का वो डेफिनेशन क्या होता है, जनरल डेफिनेशन क्या होता है, फिर हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स को जान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन हम लोग खुद से ही इस फीचर्स के बेस पर क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जो कि हमने सॉरी, ये तो हमने पहले जाना था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जो क्या करती है, इलेक्टेड, जिसको चुनने का काम इलेक्टेड, सॉरी, जिसको चुनने का काम कौन सा करता है, लोग करते हैं, पीपल करते हैं। लेकिन अब हम फिर से क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के लिए अपने तरफ से एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं इन चारों फीचर्स के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं कि आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी हर, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ हो उसके कुछ साइड में कुछ बातें होती हैं, कुछ उसके विरोध में भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी सही नहीं है, तो आर्गूमेंट क्या क्या दिए जा सकते हैं कि डेमोक्रेसी सही नहीं है, और कौन कौन से आर्गूमेंट है जो दिए जा सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म है और गवर्नमेंट है। तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली बात जो की जाती है डेमोक्रेसी के लिए अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन कौन सी बात की जाती है, तो सबसे पहले तो बात की जाती है कि लीड टू इनस्टेबिलिटी। आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसको लोग चुनते हैं, तो अक्सर क्या होते हैं, ये लोग बदलते रहते हैं, तो वही इनस्टेबिलिटी रहती है डेमोक्रेसी में। तो एक तो लोग ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो अक्सर चेंज होते रहते हैं। दूसरा बात की जाती है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें अक्सर डिले होता है। क्यों डिले होता है, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल होते हैं ना डिसीजन लेने में डेमोक्रेसी में, तो इसलिए अक्सर ये बात की जाती है कि डिले होता रहता है डेमोक्रेसी में। तो ये दूसरा ये बात शुरू की कही जाती है इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। फिर थर्ड जो बात की जाती है डेमोक्रेसी के बारे में वो है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या खास बात है कि डेमोक्रेसी में किसी को भी वोटिंग राइट्स तो मिले हुए हैं, इसके अलावा चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ठीक है, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि चुनाव काफ़ी लोग लड़ते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भ्रष्टाचार के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपटीशन में लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो ये है कि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें मोरालिटी का कोई भी स्कोप नहीं होता है। लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। लोग, आप लोग अपने आसपास चुनाव में देखते भी होंगे। फिर थर्ड जो आर्गूमेंट दिया जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट,
वो कहा जाता है कि बैड डिसीजन मेकिंग एंड नो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत बुरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, अक्सर देखने में आता है कि लीडर्स जो होते हैं वो लोगों की नीड्स को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो लोगों की नीड्स को नहीं समझ पाते हैं, और कई बार ये बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता है। और चौथा जो होता है वो लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग ऑर्डिनरी पीपल। और इसका जो लास्ट वाला जो दिया जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, जो भी दिया जाता है आर्गूमेंट, वो है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग ऑर्डिनरी पीपल। यानी जो भी जनरल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, या फिर जो पुअर, जो अनएजुकेटेड पर्सन कह सकते हैं, जो अनएजुकेटेड पर्सन है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि किसको वोट देना सही रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि सबके वोट की जो कीमत है वो इक्वल है, तो कई बार क्या होता है कि लोग गलत लीडर्स को भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दिया जाता है डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में क्योंकि सबके वैल्यू बराबर है, तो कई बार ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, जो सामान्य जो लोग होते हैं, वो उनमें जानकारी का अभाव होता है कि किसको चुनना ज़्यादा बेहतर होगा, कौन उनके लिए ज़्यादा बेहतर शासक साबित हो सकता है। तो ये जो आर्गूमेंट्स है वो दिए जाते हैं इसके लिए, इसके अगेंस्ट। इसके अलावा करप्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन में जो जीत कर आता है ये सोचता है कि आगे चल के उसको कभी फिर से मौका चांसेस मिलेगा चुनाव में वापस से जीतने का या नहीं जीतने का, तो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, इसका लाभ लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का मतलब प्रॉफिट लिया जाए, इसका बेनिफिट उठाया जाए। अगर गवर्नमेंट में वो आ गए हैं, वो लीडर्स आ गए हैं, तो करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें डेमोक्रेसी में होते हैं। अब क्या होता है, अब आर्गूमेंट जो भी अगेंस्ट दिए गए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स का मैजिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, डेमोक्रेसी में कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं जो हमने अभी जाना है, इन पॉइंट्स के जरिए हमने जाना है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप ये जो हेडिंग है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले लीड टू इंस्टेबिलिटी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, बैड डिसीजन मेकिंग एंड नो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग ऑर्डिनरी पीपल, और मोर प्रोन टू करप्शन। तो ये जो है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको बताइए डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट आपको बताना है, या फिर पूछ सकता है कि डेमोक्रेसी के नेगेटिव साइड्स कौन कौन से हैं, या फिर डेमोक्रेसी में कौन कौन सी कमियां हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आप कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के साइड में कौन कौन से आर्गूमेंट दिए जा सकते हैं, कि क्या क्या फ़ायदा है डेमोक्रेसी का। तो इसके लिए तो आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है चाइना और इंडिया का। तो चाइना के बारे में बताया गया कि चाइना में 1958 से 1961 के दौरान, इन 3 सालों में क्या हुआ था, फेमाइन आया था, बहुत बुरा फेमाइन आया था, और लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। तो फेमाइन का असर इंडिया पर भी था, लेकिन इंडिया में इतने लोगों की डेथ नहीं हुई थी, इंडिया ने इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया था, जबकि चाइना में 3 करोड़ लोग की डेथ हुई थी। तो जो जो भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसका रिजल्ट ये निकाला कि फेमाइन इतनी लार्ज लेवल पर चाइना में डेथ इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, और इंडिया ने इतने अच्छे तरीके से हैंडल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो ये रिजल्ट निकाला। तो ये सबसे बड़ा आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के पक्ष में आपके बुक में बताया गया है कि जो भी चुनी हुई जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत बेहतर तरीके से इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कंट्री में उसको हैंडल कर सकती है। वही यहाँ पे इस पॉइंट में भी बताया गया कि इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर इंडिया में सॉरी अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है, यानी कई सारे पार्टीज होते हैं, इलेक्शन होता है, और अपोजिशन भी होता है, विरोधी भी होते हैं। इंडिया में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत डिसीजन लेती है तो अपोजिशन क्या करती है, उसका विरोध करना शुरू कर देती है। हमारे यहाँ मीडिया भी फ्री है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करता है तो मीडिया भी उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर सकता है, उस मीडिया को राइट है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो न्यायालय है वो भी फ्री है। ठीक है, तो इस मतलब इतने सारे, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट अब मनमानी कर सकती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, ऐसे रूल्स बनाने होंगे, ऐसे रेगुलेशन लाने होंगे जो हमारे यहाँ के पीपल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या हो, लाभकारी हो, बेनिफिशियल हो। तो ये चीज़ चाइना में नहीं थी, जिस वजह से 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी फेमाइन में। अब कुछ डिफरेंस बताया गया डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी रूलर्स के ऊपर होता है कि वो जो चाहे वो रूल्स बनाए, मन करे रूल को फॉलो करें, रूल के अकॉर्डिंग काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करें। ये किसके ऊपर होता है, ये तो रूलर्स के ऊपर होता है नॉन डेमोक्रेटिक में। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में रूलर्स को तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना ही करना है, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना ही रखना है। तो ये डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस नॉन डेमोक्रेटिक और
डेमोक्रेटिक में। अब जो हमने पहला एग्जांपल दिया कि जो डेमोक्रेसी होता है उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं इसके। डेमोक्रेसी के लिए कुछ आर्गूमेंट जान लेते हैं। हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट जान लिया, डेमोक्रेसी के लिए आर्गूमेंट जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो होता है डेमोक्रेसी के लिए कि इसमें जो होती है गवर्नमेंट वो मोर अकाउंटेबल होती है, ठीक है। इसमें अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग नहीं सकती, उसको लोगों के लिए काम करना ही करना है। तो ये होता है। दूसरा होता है कि डेमोक्रेसी में इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो होता है डिसीजन होता है वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी पॉइंट पढ़ा कि डिसीजन लेने में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और डिले होता है। ये तो नेगेटिव में हमने पढ़ा था कि जो भी आर्गूमेंट हमने पढ़ा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वाले में, उसमें ये पढ़ा था कि डिले होता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी तो है डिले होने का, क्योंकि इसमें डिसीजन जो होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। बेहतर क्यों होते हैं? क्योंकि डिसीजन लेने में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट में कोई भी हेड, चाहे पीएम हो गया या फिर प्रेसिडेंट हो गया, वो कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं ले सकता है, उसको डिस्कस करके ही, ठीक है, जो मंत्रिमंडल होता है, जो काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनसे डिसीजन लेकर के ही कोई मतलब डिसीजन लिया जाता है, उनसे डिस्कशन करके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये होता है कि इसमें डिस्कशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे, अगर कोई भी टॉपिक पर अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव होता है, तो जो भी डिसीजन होता है लास्ट में जाकर के लिया जाता है तो वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होती है। फिर तीसरा जो आर्गूमेंट दिया जाता है डेमोक्रेसी के लिए, वो दिया जाता है कि डील वॉज डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी जो होता है वो डील कर लेता है डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि लोगों के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, तो डेमोक्रेसी सबको साथ लेके चलने का काम करता है, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जब से ये गवर्नमेंट हमारे देश इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से यहाँ पे इलेक्शन शुरू हुए, तब से हमारे यहाँ जो फॉर्म है वो डेमोक्रेटिक है। इंडिया में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और आप लोगों को पता है इंडिया जितना क्या कर सकते हैं, इंडिया जिस जिस तरीके से जितने सारे लैंग्वेज इंडिया में बोले जाते हैं, जितने रिलीजन को फॉलो किए जाते हैं, उतना कहीं और किसी और कंट्री में देखने को आपको नहीं मिलेगा, जितने ज़्यादा ऊपर से जितने डिफरेंस इंडिया में देखने में आते हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या है, यूनाइट है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके डिफरेंसेस को लेकर के, सबके कॉन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं उसको रिजॉल्व करके गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। तो एक तो ये होता है डेमोक्रेसी में कि सबको साथ लेके चला जाता है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब दिया कि द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ द अदर ग्रुप, हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टाइम एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। क्या होता है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अदर कंट्री में, क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक वो होता है, एक मुहावरा होता है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ज़्यादा पावरफुल है वही गवर्नमेंट को रन कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में अगर माइनॉरिटी भी है, किसी की संख्या कम भी है, ठीक है, वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो भी उसकी भी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है, उसको भी इक्वल राइट दिए जाते हैं। मेजॉरिटी के द्वारा ही माइनॉरिटी को भी राइट दिए जाते हैं, किसी भी बेस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। अब ये होता है, अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता है और कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ सेंटर में, तो आगे चल के क्या हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के भी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, हो सकता है कोई अदर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए। तो कोई भी डेमोक्रेसी में परमानेंट लूजर नहीं होता और कोई परमानेंट विनर भी नहीं होता है। अब चौथा जो आर्गूमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है कि डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है, जो सिटीजन है उनके डिग्निटी को, उनके आत्मसम्मान को, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस होती है, यानी सभी को समान राइट मिले हुए हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अगर कुछ मतलब सबके लिए हर एक चुनाव के लिए कुछ ना कुछ वो एलिजिबिलिटी तय की गई है। लेकिन एलिजिबिलिटी में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पैसे के लेकर के, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के कोई भी इस तरीके से वो एलिजिबिलिटी तय की गई है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो मेन जो होते हैं एलिजिबिलिटी होते हैं कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए, कुछ एज होता है कि ये आपको
हर एक चुनाव के लिए कुछ एज लिमिट तय किए गए हैं कि आपको इतना एज कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। तो वो तो उसमें तो कोई भी वो सबके लिए तय किए गए हैं। तो हमारा जो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे होता है, वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस होता है, यानी सबको समान राइट मिले हुए हैं, समान अधिकार मिले हुए हैं। और डेमोक्रेसी में जितना उनके वोट की वैल्यू, जो हमने चर्चा करी कि उनके वोट की वैल्यू जो होती है, जितना एक पुअर पर्सन की होती है उतना ही वोट की वैल्यू एक रिच पीपल की भी होती है, तो सब इक्वल होते हैं। तो ये क्या काम करता है, डेमोक्रेसी जो होता है वो इन्हेंस करता है डिग्निटी को, जो सिटीजन होते हैं उनके डिग्निटी को इन्हेंस करने का काम करता है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट कास्ट ऑफ इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। डेमोक्रेसी इंडिया को जो डेमोक्रेसी उसने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, सबको इक्वल स्टेटस दिया है, किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एटलीस्ट लॉ के द्वारा। अगर कुछ लोग करते हैं तो वो बात तो मतलब होता रहता है, लेकिन हालांकि वो भी गलत है, वो कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट सुरक्षा देने का काम करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा देने का काम करता है, ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। और गवर्नमेंट स्टेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। हाँ, पर्सनल लेवल पर अगर कोई करता है तो वो भी गलत है, तो उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं न्यायालय। पाँचवा है डेमोक्रेसी अलाउस गवर्नमेंट टू करेक्ट इट मिस्टेक। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मिस्टेक होते हैं उसको सुधारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिस्टेक्स होते हैं वो डेमोक्रेसी में ज़्यादा लंबे समय तक छुपाए नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पर डिस्कशन का और करेक्शन का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो लोग डिसीजन, अगर कुछ गलत डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया है और उसको वापस नहीं लेते हैं तो फिर उसका असर इलेक्शन में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं अभी न्यूज़ में काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो किसान क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने तो उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो ये अगर गलती है, अब ये तो मान लीजिए सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं कि वो मतलब वो सही हैं, कौन सही है, गवर्नमेंट सही है या फिर ये सही है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर फार्मर सही है और फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे जो आपने मिस्टेक लिया है, जो हमारे लिए एक्ट बनाया है, जो जो बिल लाए हैं आप, उसको क्या करिए, आप वापस लीजिए। और गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मतलब अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं कि वो कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर फार्मर्स सही हैं तो इसका असर क्या हो सकता है, चुनाव में देखने को मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत डिसीजन लेती है तो उसको सुधारने के चांसेस डेमोक्रेसी में होते हैं। डिस्कस करके गवर्नमेंट चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, और अगर चेंज नहीं कर सकती है तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में रूलर्स चेंज हो जाते हैं। फिर लास्ट में हम कह सकते हैं कि आर्गूमेंट क्या दे सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए, कि डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट में मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि डेमोक्रेसी क्या है, मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है हर एक प्रॉब्लम का, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, अदर जो फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। ये बात याद रखना है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अदर फॉर्म जो होते हैं गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, अदर से बेहतर है। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं, क्यों डेमोक्रेसी का हमको वैल्यू करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, हमको वोटिंग राइट देता है। डेमोक्रेसी क्या करता है, हमको राइट देता है पीपल को कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट। फिर फिर क्या कर सकता है, डेमोक्रेसी क्या कर सकता है, अपने वीकनेस को क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है और उसको सुधार कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। अब फॉर्म है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के भी दो फॉर्म हो सकते हैं, एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसा कि हमारे कंट्री में होता है, रिप्रेजेंटेटिव हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के एम को चुनते हैं, एम को चुनते हैं, फिर वो जा करके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसी तरीके से पीएम का भी चुनाव ऐसा नहीं होता कि हम सीधे प्रधानमंत्री को वो वोट देते हैं, हम तो अपने एमपीज़ को वोट देते हैं। फिर एमपीज़ आपस में एक लीडर तय करते हैं और जिनको प्रेसिडेंट बाद में अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो कैसी फॉर्म है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और कुछ कंट्री में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, जब मेजोरिटी ऑफ पीपल। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं,
डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सीधे से जो रूल करते हैं वो कौन करते हैं, लोग ही कर लेते हैं आपस में। तो रूल और हाँ, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट जो रूल करते हैं कौन करते हैं, लोग करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग सीधे से रूल नहीं करते हैं। हम आप आपको पता है हम आप तो रूल करते नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स तो रूल करते नहीं है गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है वो केवल उसी जगह पर हो सकता है जहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। अब क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है और हर कोई इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि गवर्नमेंट खुद से रन कर पाए, और दूसरी बात हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर कम लोग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कम लोग होते हैं, जनसंख्या जो होती है बहुत कम होती है, तो वहाँ पर लोग आपस में मिल करके क्या करते हैं, अपने लिए डिसीजन लेते हैं। अब यही कुछ ऐसा है जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर होता है, जहाँ पर जनसंख्या कम होती है। तो कुछ इसी तरीके का वो रूल्स देखने को मिलता है, कुछ इसी तरीके का सीन हमको ग्राम सभा में देखने को मिलता है। ग्राम सभा में क्या होता है, क्योंकि गांव में होते जो लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो अक्सर क्या होता है, लोग साथ में बैठते हैं ग्राम सभा की मीटिंग्स में, और गाँव के लिए जो भी जरूरी काम होते हैं उसको करने का निर्णय लेते हैं, जो भी बेहतर होता है विलेजेस के लिए, गाँव के लिए। तो ये क्या है, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तो एग्जांपल देख लिया कि हमारे सेंटर में या फिर स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी हमने क्या किया, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि अपने लिए तय किया है कि आप गवर्नमेंट बनाइए और हमारे लिए मतलब रूल्स बनाइए, उसको रेगुलेट करिए। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, खुद ही गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने ग्राम सभा में देख लिया। अब डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो इतना छोटा नहीं होता है कि केवल गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं होता है कि सरकार में ही केवल डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी आजकल प्रिंसिपल के रूप में भी, यानी एक सिद्धांत के रूप में भी, ठीक है, एक वैल्यू के रूप में भी क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, जैसे लोग क्या करते हैं, अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे फैमिली क्या है, एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। ठीक है, हमारी फैमिली एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। क्यों है? आपके बुक में बताया गया है, कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इसको समझने में। जैसे कि एक स्टेटमेंट बताया गया कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंक्लूजन, माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर इज़। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक बच्चा है जो कह रहा है कि मेरे परिवार में क्या है, डेमोक्रेसी है। क्यों क्यों डेमोक्रेसी है? क्योंकि हम लोग साथ में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है, और मेरे भी व्यूज़ का उतना ही, इस ओपिनियन का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना मेरे फादर का है। तो इसलिए मेरा जो फैमिली है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। तो आप लोग इस एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो केवल गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, ये ब्रॉडर मीनिंग है, ये डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग है कि डेमोक्रेसी को एक वैल्यू के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में प्रेजेंट टाइम में देखा जाने लगा है। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है, ठीक है, आपकी तरह एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। मुझे वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है जो जो बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं, बोलने का अलाउ बिल्कुल नहीं करते हैं क्लास में, और टीचर से क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मुझे तो ऐसे टीचर पसंद हैं जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के साथ हों, यानी जो हमको पूछने का राइट दें, ठीक है, हमारे व्यूज़ को भी उतना ही इक्वल मतलब राइट दें, उसका भी सम्मान करें, हमको क्वेश्चन अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो पूछने का इजाज़त दें, राइट दें। तो इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है बल्कि लाइफ के अन्य पक्षों में भी, ठीक है, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब लास्ट में एक समरी देख लेते हैं कि लास्ट में हम बता सकते हैं पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद कि कोई भी जो कंट्री है वहाँ पर परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, और जो भी फीचर्स हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा है वो क्या है, डेमोक्रेसी का मिनिमम कंडीशंस हैं। तो डेमोक्रेसी में इससे बेहतर भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम जो फीचर्स और पढ़ा वो कम से कम तो डेमोक्रेसी में होना ही होना चाहिए। तो मिनिमम फीचर्स है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में आगे ग्रो करने के, डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कि दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी एक आइडियल गवर्नमेंट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है, लेकिन बाकियों से क्या है, ये बेहतर है। और डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाता है, लीडर्स का और सिटीजन का बराबर सबका ओपिनियन लिया जाता है, सबकी व्यूज़, सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं।
डिक्टेटरशिप की तरह बिल्कुल भी नहीं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेट करता है, ठीक है, जो भी पर्सन होता है गवर्नमेंट में, वो क्या होता है, डिक्टेट करता है, उसकी मर्जी केवल चलती है, उसके ओपिनियन ही केवल मैटर करता है, लोग क्या सोचते हैं, लोग की क्या राय है, लोगों के लिए क्या बेहतर है, वो उसका परवाह नहीं करता है, जो डिक्टेट करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट को अपने लीडर्स की, अपने मिनिस्टर की तो बात सुननी ही सुननी है, वो लोग तो आपस में डिस्कशन करते ही करते हैं, लेकिन उनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो लोग हैं उनकी नीड्स क्या है और वो क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उनके व्यूज़ को भी, उनके ओपिनियंस को भी प्रॉपर उनको इम्पोर्टेंस देना पड़ता है गवर्नमेंट को भी। तो ये तो होता है डेमोक्रेसी में। और अगर गलती से कोई भी गलत डिसीजन ले लिया जाता है डेमोक्रेसी में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर मिस्टेक को सुधार करने का भी, ठीक है, करेक्ट करने के भी चांसेस हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में मिलते हैं। डेमोक्रेसी की एक खास बात ये भी होती है। अब लास्ट में दिया है कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, जो भी अदर फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, जैसे क्या हो सकता है, मोनार्की हो जाता है, या मोनार्की यानी जहाँ पर राजा का रूलिंग चलता है, राजा जहाँ पे होते हैं, राजशाही जिसको कहते हैं हिंदी में। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाह जिसको कहा जाता है, जिस तरीके से हिटलर था, डिक्टेटर, डिक्टेट करता था। फिर या फिर वन पार्टी रूल हो गया, वन पार्टी रूल जिस तरीके से चाइना में है। तो ये जो तीनों हैं, वो डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, वो जो अदर लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको अलाउ नहीं करता है कि आप क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए पॉलिटिक्स में। लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहता है, डेमोक्रेसी हर किसी को राइट देता है कि आप पॉलिटिकल मतलब एक्टिव हो सकते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब चुनाव में आप वोट तो दे ही सकते हैं, इसके अलावा चुनाव लड़ भी सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। तो ये तो था आपका चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया, तो आप लोग जब हम लोग का लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग लाइव क्लास में अपने क्वेश्चन, अपने डाउट मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये चैप्टर अब हम लोग का फिनिश होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।